हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे। इस यूनिट में ये सभी 7 सेशंस हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सेशन 1, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर हम कम्युनिकेट वर्ड का मतलब देखें तो ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है जिसका मतलब होता है शेयर करना। सो दिस मीन्स दैट कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी स्किल्स है, आपकी ऐसी एबिलिटी है जिसकी हेल्प से आप अपने आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस को बहुत अफेक्टिवली दूसरों के साथ शेयर कर पाते हो। एंड दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हम लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात कह सकते हो, और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए हम सभी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी इस चैप्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या दिया हुआ है जिनको यूज करके हम अपनी इन स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। So first let's understand 3 parts of communication. So अगर हम देखें कम्युनिकेशन पॉसिबल तभी होता है जब किसी के पास कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई इंफॉर्मेशन है जो वो किसी दूसरे पर्सन से शेयर करना चाहता है, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। बट ये कम्युनिकेशन स्टार्ट तब होता है जब वो पर्सन किसी मीडियम को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करना शुरू कर देता है। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम ट्रांसमिटिंग पार्ट कहते हैं। तो यहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन का, जब जिस पर्सन को वो इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द लिसनिंग पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। वो पढ़कर भी रिसीव कर सकता है आपके मैसेज को और सुनकर भी रिसीव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मीडियम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है। राइट, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिसे लिसनिंग पार्ट बोला जाता है। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद, समझने के बाद अपना रिस्पॉन्स सेंडर को सेंड करता है। राइट, दिस इज कॉल्ड द थर्ड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम फीडबैक पार्ट कहते हैं। सो दीज 3 पार्ट्स कंप्लीट्स अ कम्युनिकेशन साइकिल। अब ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट ब्रेक नहीं हो जाता। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसमिटिंग, जहां पर मैसेज को सेंड किया जाता है, लिसनिंग, जहां पर मैसेज को रिसीव किया जाता है, एंड थर्ड इज द फीडबैक पार्ट जहां पर मैसेज का रिस्पॉन्स भेजा जाता है। राइट, सो दीज 3 पार्ट्स कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन साइकिल। नाउ इस कम्युनिकेशन साइकिल में देखें तो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं, लाइक सेंडर अपने मैसेज को सेंड कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। एंड सेकेंड इज द मैसेज, जिस मैसेज को सेंड किया जा रहा है वो भी कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट है। सो ये 5 की एलिमेंट्स हैं जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। फर्स्ट इज द सेंडर, विच मीन्स द पर्सन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एंड सेकेंड इज द मैसेज, इंफॉर्मेशन जो सेंडर अब दूसरे पर्सन से शेयर करना चाहता है। एंड थर्ड इज द चैनल, वो मीडियम जिसे यूज करके वो अपने मैसेज को सेंड करता है। एंड द फोर्थ इज द रिसीवर, जिस पर्सन को मैसेज भेजा जा रहा है उसे हम रिसीवर कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फीडबैक, यानी रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के बाद अपना जो एक्नॉलेजमेंट है, रिस्पॉन्स है जो सेंडर को भेजता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। तो ये 5 की एलिमेंट्स हैं जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। Now finally let's understand the methods of communication. फर्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इसमें फिजिकल बॉडी विजिबल होती है तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। इसीलिए इस कम्युनिकेशन को सबसे क्लियरेस्ट एंड क्विकेस्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। राइट, और इस कम्युनिकेशन को बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजोल्व करना है, तो हम फेस टू फेस बात करना प्रेफर करते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज द ईमेल। ये डिजिटल मैसेज है जो इंटरनेट के थ्रू सेंड किया जाता है, इससे हम लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सबसे लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस दैट ये जो रिसीवर है उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स भेजने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है। तो ईमेल का यूज हम बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक आपको लीव एप्लीकेशन सेंड करनी है तो आप ईमेल का यूज कर सकते हो, या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं तब हम ईमेल का यूज करते हैं। राइट, नेक्स्ट मेथड इज नोटिसेस एंड पोस्टर्स। नोटिसेस का आपने स्कूल में भी यूज किया होगा,
इस मेथड से हम लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनका बेसिकली यूज किया जाता है पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए, लाइक किसी शॉप के टाइमिंग चेंज हो गए हैं तो वो नोटिस के थ्रू सभी को इन्फॉर्म कर सकता है, या फिर किसी ब्रांड को डिस्काउंट के बारे में बताना है तो वो पोस्टर्स के थ्रू पब्लिक से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बिजनेस मीटिंग्स। इनका यूज कंपनीज में किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रेटेजी प्लान करनी है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वे आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मीटिंग्स। वैसे ये मीटिंग स्कूल लेवल पर भी कंडक्ट की जाती है, लाइक रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं रिजल्ट का। तो मीटिंग्स के थ्रू इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं रिलेटेड विद द मैनेजमेंट और विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही है, राइट। एंड इनके अलावा वी हैव अदर मेथड्स आल्सो, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हम फोन कॉल्स का भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज लेटर्स, मैगजीन्स, इनके थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स टुडे। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करें अपनी कम्युनिकेशन के लिए। तो ये डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पर। फर्स्ट इज द टारगेट ऑडियंस, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। लाइक कल आप स्कूल नहीं आओगे तो ये अपने फ्रेंड को फेस टू फेस बोल सकते हो, बट अगर आपको अपनी टीचर से इन्फॉर्म करना है तो आपको लीव एप्लीकेशन के थ्रू मैम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो लीव एप्लीकेशन आप ईमेल के थ्रू मैम को सेंड कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हो। तो आपकी ऑडियंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे, राइट। और इसके अलावा आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, एक पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो या मोर देन वन पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे, राइट। सेकंड इज द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आप बियर कर सकते हो। लाइक आपको बर्थडे विश करना है तो अगर आपका वो बेस्ट फ्रेंड है तो एक कॉस्टली मेथड भी चूज कर सकते हो, उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीद के ला सकते हो या खुद डिजाइन कर सकते हो जिसमें कॉस्ट लगेगी, उसके थ्रू आप उसे बर्थडे विश कर सकते हो। बट अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड है उसको बर्थडे विश करना है तो मे बी इतना कॉस्टली मेथड चूज ना करो, आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई डिजिटल मैसेज या ग्राफिक्स सेंड करके भी उसे बर्थडे विश कर सकते हो। तो आप कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। एंड थर्ड इज किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो, वो मैसेज कैसा है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल मैसेज है तो फेस टू फेस जाकर भी आप बात कर सकते हो। एंड फोर्थ फैक्टर इज अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी, कितनी हाई प्रायोरिटी का आपका मैसेज है। अगर आपको इंस्टेंटली मैसेज सेंड करना है तो आप तुरंत उसे कॉल कर सकते हो, राइट। और अगर अर्जेंट नहीं है, लो प्रायोरिटी का मैसेज है तो कोई और अदर मेथड चूज कर सकते हो। सो ये 4 फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, राइट। नाउ द सेशन 2 इज वर्बल कम्युनिकेशन। सो इफ यू सी कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें हम अपनी लैंग्वेज का, वर्ड्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्ड्स यूज नहीं करते, हम अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो ये 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, राइट। बट एक रिटर्न कम्युनिकेशन भी होता है जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में भी हम वर्ड्स का यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि ईमेल्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस में हम करते हैं। सो उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड एक विजुअल कम्युनिकेशन भी होता है, इसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, हम जो सिंबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, इनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, राइट। तो सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं। तो वी हैव अंडरस्टूड कि वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम अपने शब्दों के थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, तो हम वो बोलकर भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये वन ऑन वन कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लाइक आप क्लास में अपने फ्रेंड के साथ होमवर्क का डिस्कशन कर रहे हो तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सो दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एंड सेकेंड इज रिटर्न कम्युनिकेशन,
यानी हम रिटन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, वो एक रिटन कम्युनिकेशन है। व्हाट्सएप के थ्रू हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, या कोई रिपोर्ट सेंड कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, लेटर सेंड कर रहे हो, ये सब रिटन कम्युनिकेशन है। ये 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है और मोर देन 1 पर्सन के बीच में भी हो सकता है। एंड थर्ड इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पर मोर देन 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। लाइक आप अपने क्लास में फ्रेंड्स के साथ कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, वो एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। मीटिंग्स जो कंडक्ट होते हैं आपके स्कूल में, वो भी एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग्स, ये सभी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। एंड द फोर्थ वन इज द पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल लार्ज गैदरिंग को एड्रेस करता है, जैसे कि आपके स्कूल असेंबली में होता है। ऐसे ही कोई पब्लिक स्पीच दी जा रही है किसी पॉलिटिशियन के थ्रू, या कोई इलेक्शन कैंपेन कंडक्ट किया जा रहा है, इन सब में पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम एडवांटेजेस देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन सबसे इजी कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बोलकर बात कर रहे हैं, तो हम इजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज कि इसके थ्रू हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है, हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता है, इंस्टेंटली रिप्लाई आ जाता है। एंड थर्ड इज कि वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू क्लैरिफाई करना भी इजी होता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसी वक्त उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज कि हम अपने टॉपिक को, अपनी इंटरेक्शन को रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये सभी एडवांटेजेस है वर्बल कम्युनिकेशन की। और अगर हम डिसएडवांटेज देखें, फर्स्ट इज कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे वर्ड्स है, वो कभी कभी गलत इंटरप्रेट कर लिए जाते हैं, ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है। सेकंड इज कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। एंड जब हम वर्बली बात करते हैं तो बैकग्राउंड जो नॉइज है उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। एंड फोर्थ इज इमोशनल इन्फ्लुएंस। सो जब भी हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, हमारी वॉइस टोन, हमारी फिजिकल बॉडी, इनके थ्रू हमारी इमोशंस भी कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव हैं तो सामने वाले पर वो गलत प्रभाव डाल सकते हैं, राइट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का। नाउ लेट्स सी हम वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे मास्टर कर सकते हैं। फर्स्ट इज थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किन शब्दों का यूज करें और कितनी इफेक्टिव वे में हम अपनी बात कह सकते हैं। और अगर आप लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हो तो आप प्लान कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बोलना है, राइट। सेकेंड इज कंसाइज एंड क्लियर। जितना हो सके हमें कंसाइज वे में बात करनी चाहिए, कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्लियरली एंड लाउडली बात करनी चाहिए, एक मॉडरेट स्पीड का यूज करना चाहिए, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बात करो वो टू द पॉइंट बात करो, बार बार सेम सेंटेंसेस को, सेम वर्ड्स को यूज ना करो, राइट। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। तो जब भी हम कम्युनिकेट करें, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें, ताकि जो हमारी बात है उसका अच्छा प्रभाव सामने वाले पर पड़े। और इसके लिए कम्युनिकेट करते समय हमें हमारे आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना चाहिए, अपनी बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखना चाहिए, हम अटेंटिव लगे, एंड देन फ्रेंडली वे में अपनी बात को रखें। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। Now let's see the session 3 non-verbal communication. So जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक रूल आता है 7, 38 एंड 55 रूल। ये रूल ये कहता है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 55% जो कम्युनिकेशन होता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, और 38% कम्युनिकेशन वॉइस टोन के थ्रू होता है, यानी किस वॉल्यूम में आप बात कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, उसके थ्रू कम्युनिकेट होता है। और सिर्फ 7% जो कम्युनिकेशन है वो वर्ड्स के थ्रू होता है, राइट। सो फ्रॉम दिस रूल वी कैन से दैट कि जो 93% कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है, वो हमारी वॉइस टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है, राइट। सो फ्रॉम दिस रूल वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज द जेस्चर्स, यानी अपने आर्म्स और हैंड के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो जेस्चर्स हैं, जैसे कि क्लास में जब आप आंसर देते हो तो हैंड रेज करते हो, राइट। ऐसे ही एक्सप्रेशंस, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, एंग्री फेस, सैड फेस, इनके थ्रू भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एंड थर्ड इज द बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी का जो पोस्चर है उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो इन सब के अकॉर्डिंग वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस।
तो इन सभी को हम वन बाय वन देखते हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे हम इनको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द फेशियल एक्सप्रेशंस। सो जब भी हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं या फिर एंगर मूड में होते हैं तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू साफ दिखाई देता है। तो इसलिए जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना चाहिए, इनको अच्छे से यूज करना चाहिए। लाइक जब आप किसी से मिल रहे हो तो हम स्माइल करके उससे मिलें, और जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो फेस को रिलैक्स रखें, और जो भी हम बोल रहे हैं उससे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो हमेशा नोड करते रहना चाहिए ताकि सामने वाले पर्सन को पता चले कि आप उसकी बात सुन रहे हो। एंड सेकेंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज पोस्चर। आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी कम्युनिकेट करता है। अगर आपका स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है वो बताता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और अगर स्लम्प बॉडी पोस्चर है वो आपकी वीकनेसेस के बारे में बता रहा है। तो अब हम बॉडी पोस्चर को कैसे यूज करेंगे कम्युनिकेशन में? जब हम बात करें तो अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें, और जैसे अगर बैठते हो तो अपने जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखो, और जो हैंड्स एंड फीट है उनको रिलैक्स रख सकते हो। अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हो तो अपने हैंड्स को साइड में रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज अ जेस्चर। सो जो भी हम बॉडी मूवमेंट करते हैं विद आवर हैंड्स और आर्म्स, ये सारे जेस्चर्स के अंदर आते हैं। जैसे आप क्लास में जब किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो अपना हैंड रेज करते हो, राइट। तो अब आप इनको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो? जब भी आप बात करो अपने हैंड्स को ओपन करो, क्रोज हैंड्स करके कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगेगा कि आप सामने वाले पर्सन से बहुत डिसएग्री हो अगर आप क्रोज आर्म्स करके बात करोगे। तो इसीलिए अपने हैंड्स को ओपन रखो, और किसी भी पर्सन की तरफ फिंगर को पॉइंट आउट करके बात नहीं करनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। और अपने हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके रखो ताकि सामने वाले पर्सन को ये पता चले कि आप अटेंटिवली उनकी बात सुन रहे हो। एंड नाउ नेक्स्ट इज टच। तो हम टच से भी काफी कुछ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जब आप कुछ अच्छा करते हो क्लास में तो टीचर आपके बैक पे पैट करते हैं, तो उससे वो आपको एनकरेज कर रहे हैं। तो हमें टच को भी बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ टच गेस्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। लाइक आप किसी से एक दो बार ही मिले हो या एक स्ट्रेंजर से मिल रहे हो तो हम डायरेक्टली उसको हग नहीं कर सकते। तो कुछ टच गेस्चर्स को हमें फॉर्मल कम्युनिकेशंस में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेस, यानी जब दो लोग आपस में बात करें तो उनके बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है, जो स्पेस है, वो कितना है। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो तो आप बहुत क्लोज रह के भी बात कर सकते हो, बट अगर आप किसी स्ट्रेंजर से या जिससे सिर्फ एक दो बार ही मिले उससे बात करोगे तो आप इतने क्लोज रह के बात नहीं कर सकते, राइट। तो जब भी हम बात करें तो जो स्पेस है, जो फिजिकल डिस्टेंस है, वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जिस तरीके से हम देखते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो जिस भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देखकर डायरेक्टली बात करनी चाहिए, बट आप इस तरीके से भी ना देखें कि वो स्टेयरिंग लगे। तो स्टेयरिंग को अवॉइड करना चाहिए और एक रिलैक्स्ड लुक हमें रखनी चाहिए बात करते समय। कंटिन्यूसली आई कांटेक्ट ना रखें, आई कांटेक्ट मेंटेन करो बट बीच बीच में ब्रेक लेते रहो ताकि स्टेयरिंग ना लगे और सामने वाला अनकंफर्टेबल फील ना करे। नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो टोन है वो कैसी है, वॉल्यूम कितना है, कितना पोज हम ले रहे हैं, राइट। तो जो हमारी स्पीड और वॉल्यूम है हमारी वॉइस का, दैट इज पैरा लैंग्वेज। तो हम पैरा लैंग्वेज को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं? जब हम बात करें तो सुटेबल टोन एंड वॉल्यूम यूज करें, और मॉडरेट स्पीड यूज करें, ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बात करें ना बहुत ही लो स्पीड में बात करें, राइट। एक मॉडरेट स्पीड को मेंटेन करके रखें। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें इमेज, पिक्चर, सिंबल्स, ग्राफ्स, इनके थ्रू कम्युनिकेट होता है। ये सबसे सिंपल कम्युनिकेशन है, इसमें हमें किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है समझने के लिए। हम बस उन सिंबल्स और पिक्चर्स को देखते हैं और समझ जाते हैं। लाइक आप कहीं पर भी ये सिंबल देखते हो तो आप देख के समझ जाते हो दिस इज फॉर नो पार्किंग। ऐसे ही ये सिंबल होता है नो एंट्री का, एंड इफ यू सी दीज सिंबल्स सो ये डेंजर वार्निंग के लिए है, ये बताता है कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, राइट। सो दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ द सेशन 4 इज कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब तक रिसीवर अपना रिस्पॉन्स सेंडर को नहीं भेज देता तब तक सेंडर को ये समझ ही नहीं आता कि उसका जो मैसेज है उसको रिसीव एंड अंडरस्टूड किया गया है या नहीं।
जब उसे रिस्पॉन्स मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, तभी वो अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर पाता है। तो इसीलिए फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कम्युनिकेशन साइकिल को कंटिन्यू करके रखता है। नाउ ये जो फीडबैक है, ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। लाइक वी हैव अ पॉजिटिव फीडबैक, जब रिसीवर अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स सेंडर को भेजता है। लाइक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप नोट कर रहे हो, वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स टीचर को देता है कि आपको टीचर की बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप बोलते हो आई एम एग्री विद यू, जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो, तो ये सभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सो पॉजिटिव फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि उसके मैसेज को रिसीव किया गया है, अंडरस्टूड किया गया है, राइट। और जब हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है सेंडर को, उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्ट्रेंथन होता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक, जब रिसीवर नेगेटिव रिस्पॉन्स सेंडर को भेजता है। लाइक उसे जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो उसको हाईलाइट कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। जैसे क्लास में जब आप गलत आंसर देते हो तो टीचर आपको कहता है कि यू आर रॉन्ग, सो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो मैम आप की जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या फिर मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेगेटिव फीडबैक देंगे, हमेशा हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल वे में देंगे, ताकि जो सेंडर है वो उसका कॉन्फिडेंस लूज ना हो और वो कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर पाए, अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, राइट। तो नेगेटिव फीडबैक से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको करेक्ट किया जाता है, राइट। एक थर्ड टाइप का फीडबैक भी होता है, दैट इज नो फीडबैक। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी फीडबैक नहीं देते, देन दैट फीडबैक इज कॉल्ड नो फीडबैक। लाइक आप बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में डेकोरेट करके अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करते हो, और जब टीचर को वो असाइनमेंट सबमिट करते हो तो टीचर उसे चेक करके साइड में रख देता है, उस पर कोई उसने फीडबैक नहीं दिया कि अच्छा असाइनमेंट था या बुरा असाइनमेंट था, तब आपको कैसा लगेगा? तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो मैंने असाइनमेंट बनाया है वो अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इसलिए जब हम फीडबैक नहीं देते तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जो मैसेज है वो भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इसलिए हमें हमेशा फीडबैक देना चाहिए, राइट। सो ये 3 टाइप्स के फीडबैक होते हैं। नाउ लेट्स सी एक अच्छा फीडबैक कैसा होता है। स्पेसिफिक, एक अच्छा फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक होता है, वो क्लैरिफाई करता है। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो तब भी आप क्लैरिफाई करोगे। लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो क्यों अच्छी लग रही है, कि पढ़ाने का तरीका पसंद है, या जो एग्जांपल्स मैं यूज कर रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, तो उसको आप क्लैरिफाई करोगे। तो अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, अगर बुरा लगा तो क्या बुरा लगा। तो हमेशा फीडबैक स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकेंड इज टाइमली, आप फीडबैक हमेशा टाइमली दो। आप 2 साल बाद इसी वीडियो पे कमेंट कर रहे हो कि मैम आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसे इम्प्रूव कीजिए, तो उस फीडबैक का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो हमेशा टाइम पर फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट इज पोलाइट, हमें हमेशा फीडबैक देते समय, स्पेसिफिकली नेगेटिव फीडबैक देते समय पोलाइट एंड हम्बल होना चाहिए, ताकि जो सेंडर है वो हर्ट ना हो, उसका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, राइट। नेक्स्ट इज ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, विच मीन्स फीडबैक देने के बाद भी रेगुलर हेल्प प्रोवाइड करनी है। जैसे आपके मैथ्स टीचर ने आपको फीडबैक दिया यू आर वीक इन मैथ्स, बट उसके बाद भी टीचर आपको कंटिन्यू सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वीकली डाउट सेशंस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं वो फीडबैक देने के बाद भी। और जब आप इम्प्रूव करते तो अगेन उस पर फीडबैक देते हैं। तो हमें फीडबैक देने के बाद भी एक कंटिन्यू सपोर्ट प्रोवाइड करना है सेंडर को, राइट, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक इतना जरूरी क्यों है, फीडबैक से होता क्या है? फर्स्ट इज फीडबैक हमेशा लिसनिंग को वैलिडेट करता है, यानी जब रिस्पॉन्स मिलता है सेंडर को अपने मैसेज का, तब उसे समझ में आता है कि ओके उसके मैसेज को रिसीव किया गया है, अंडरस्टूड किया गया है। तो यानी लिसनिंग को, अफेक्टिव लिसनिंग को वैलिडेट करता है फीडबैक। नेक्स्ट इज फीडबैक मोटिवेट करता है, यानी जब भी हम अच्छा फीडबैक देते हैं उससे सेंडर को मोटिवेशन मिलता है, वो अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखता है, उससे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं सेंडर के साथ। नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज देयर, फीडबैक हमेशा रहता है, जब हम फीडबैक नहीं देते तब भी फीडबैक रहता है।
नेक्स्ट इज इट बूस्ट लर्निंग। सो जब भी हम फीडबैक देते हैं उससे जो सेंडर है उसको लर्न करने का मौका मिलता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, जो भी उसके गोल्स हैं, प्लान्स है, वो उन पर फोकस रहता है। यानी अगर हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो जो भी वो वर्क कर रहा है वो उसे उसको कंटिन्यू करके रखता है, अपने गोल्स पर फोकस रहता है। नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, जिस भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जिससे भी वो डील कर रहा है उसके अंदर वो इम्प्रूव करता है। तो इससे जो सेंडर है उसकी लर्निंग होती है जब भी हम फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो फीडबैक से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि फीडबैक मिलने के बाद वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, लर्निंग करता है, तो ऑब्वियस है उससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो तो इम्प्रूव होगा ही, राइट। And now let's see the session 5 barriers of communication, which means communicate करते समय कौन कौन से obstacles हैं जो हम face करते हैं। बट उससे पहले let's see that what is effective communication। तो एक communication effective तब होता है जब उसके अंदर 7 C's involved होते हैं। अगर इन 7 C's में से अगर एक भी C मिसिंग है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। नाउ लेट्स सी ये 7 C's क्या है जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट इज क्लियर। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो हम जो भी बात कह रहे हैं वो क्लियर वर्ड्स में बात करें, कोई भी जार्गन वर्ड, टेक्निकल कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसको यूज ना करें जो कि रिसीवर को समझ में ना आए। नेक्स्ट इज कंसाइज। जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो शॉर्ट में टू द पॉइंट कम्युनिकेट करो। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टोरी सुनाने लग जाओ, तो घुमा फिरा कर बात नहीं करनी, सिंपल एंड शॉर्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज कंक्रीट। आपका मैसेज कंक्रीट होना चाहिए, विच मीन्स उसमें सभी फैक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। लाइक जैसे आप अपनी फ्रेंड से पूछते हो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, अब वो कहता है कि मेरे बहुत कम मार्क्स हैं। अब इस कम्युनिकेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा उसके कितने मार्क्स आए हैं एग्जैक्टली, कितने कम मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कंक्रीट नहीं है, राइट। तो एग्जैक्ट वर्ड्स एंड जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट। आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, तो स्पेलिंग्स एंड ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कोहेरेंट, विच मीन्स जिस भी टॉपिक पे आपको बात करनी है, आपका जो कम्युनिकेशन है सारा उसी टॉपिक के अराउंड होना चाहिए। जैसे आप पोल्यूशन की बात कर रहे हो तो एकदम से आप ग्लेशियर्स की बात क्यों करने लग गए, तो वो क्यों करने लगे वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कोहेरेंटली आपको कनेक्ट करना है, राइट। तो आप की जो बातें हैं वो कुछ सेंस क्रिएट करें, तो रैंडमली किसी थर्ड टॉपिक पे आपको जंप नहीं करना है, तो आपके अपने टॉपिक के अराउंड ही कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लाइक जैसे अपने फ्रेंड को बोलते हो कि स्कूल ओवर होने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, बट कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, किस टाइम पर मिलेंगे, वो तो कम्युनिकेट ही नहीं किया आपने। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज कर्टियस, विच मीन्स आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, हम्बल रहना है जब भी आप कम्युनिकेट करते हो। सो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इनको हमेशा हमें यूज करना चाहिए अगर हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हम फेस करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, विच मीन्स एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशंस। लाइक जैसे लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो बॉडी पोस्चर है, जेस्चर्स है, वो आप अच्छे से देख नहीं पाते हो, या बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा हो रही है जिससे आप जो कम्युनिकेट किया जा रहा है उसे सुन नहीं पा रहे हो, तो ये फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर, ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जो आपकी ऑडियंस और आपके रिसीवर को समझ में नहीं आती है, तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा। नेक्स्ट इज अ कल्चरल बैरियर। सो जिस तरीके से हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं ऐसे ही हमारे कल्चर भी, हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सो कल्चर की वजह से हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारे बोलने का तरीका, हमारी फूड हैबिट्स, हमारा जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, और उसकी वजह से कभी कभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और इसकी वजह से कभी कभी हम स्टीरियोटिपिकल अजम्पशंस भी दूसरों के लिए बना लेते हैं, जो कि हमारे जो ओपिनियंस हैं उसमें डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। This is also one of the barrier of the communication. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर हिरार्किकल स्ट्रक्चर यूज होता है। लाइक सबसे टॉप लेवल पर सीईओ होते हैं, देन मैनेजर्स होते हैं,
देन मैनेजर्स के नीचे फिर और लो लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, फिर सबसे नीचे वर्कर्स और लो लेवल वर्कर्स काम करते हैं। तो एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, और इस हिरार्किकल स्ट्रक्चर की वजह से जो लो लेवल पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं लाइक वर्कर्स हैं, वो डायरेक्टली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं या फिर सीईओज हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो है उसमें हिंड्रेंस होती है, राइट। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो एक बैरियर का वर्क करता है, राइट। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो इन रूल्स की वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर, यानी जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारे पर्सनल डिफरेंसेस है, वो एक बैरियर बन जाता है। लाइक आप एक पर्सन से बात करना चाहते हो बट उस पर्सन का मन ही नहीं है बात करने का, उसकी इच्छा ही नहीं है हमसे बात करने की, तो आप उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। एंड इसी तरीके से लाइक क्लास में एक बच्चे को मैम ने बोला कि आपको स्टेज पर इस टॉपिक पर बात करनी है, बट वो बच्चा रेडी ही नहीं है उस टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज उसे स्टेज फियर है, तो वो स्टेज पर जाना ही नहीं चाहता, इस वजह से वो इस चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, राइट। या फिर वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, इसकी वजह से वो मना कर रहा है। सो इस तरह के जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं वो भी एक बैरियर का वर्क करते हैं, राइट। और इन पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से ऐसा भी होता है कभी कभी कि जिस मैसेज को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, रिसीवर उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, वो उस मैसेज को किसी दूसरे तरीके से ही समझ रहा है, राइट। सो ये सभी बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। नाउ लेट्स सी कि इन बैरियर्स से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूज सिंपल लैंग्वेज, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, उसको हमारी बात समझ में ही ना आए। सेकेंड इज ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन, जितना हो सके हमें पर्सनली जाकर बात करनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। थर्ड इज डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, सो कल्चरल बैरियर को रिमूव करने का तरीका यही है कि हम कोई भी अजम्पशंस क्रिएट ना करें किसी दूसरे कल्चर के लिए। फोर्थ इज टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर, सो लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करने के लिए हम ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। आज की डेट में इतने सारे ऐप्स है हमारे पास, गूगल ट्रांसलेट है जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज विजुअल्स, विजुअल्स के थ्रू भी हम जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मोर क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो हमें विजुअल्स यूज करनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज बी रिस्पेक्टफुल, सो दूसरों के जो भी विचार हैं, ओपिनियंस हैं, उनकी तरफ हमेशा हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, सभी के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना चाहिए, राइट। सो दीज आर सम टिप्स जिनको यूज करके हम कम्युनिकेशन के जितने भी बैरियर्स हैं उनसे ओवरकम हो सकते हैं। नाउ दिस सेशन 6 इज अबाउट राइटिंग स्किल्स। सो जब भी आप लिखकर कम्युनिकेट करते हो, लाइक आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, या किसी को ईमेल करना है, या आपको आर्टिकल लिखना है, या नोट्स बनाने हैं, इन सब में आपकी राइटिंग स्किल्स जितनी अच्छी होगी उतनी अफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड राइटिंग स्किल्स के अंदर जो लैंग्वेज की ग्रामर होती है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भी हमें कम्युनिकेट करना है, जो थॉट कम्युनिकेट करना है, वो सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? तो सेंटेंसेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे आप कंप्लीट सेंस कम्युनिकेट करते हो। लाइक इफ यू से इन दिस एग्जांपल, दे बोट अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट कन्वे किया जा रहा है। तो सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेजेस, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कंप्लीट सेंस को कम्युनिकेट नहीं करते। लाइक इफ यू से इन दिस एग्जांपल अ बंच ऑफ फ्लावर्स, नाउ ए बंच ऑफ फ्लावर्स का मीनिंग तो पता है, कुछ ये कुछ ना कुछ सेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट कंप्लीट सेंस क्या है, क्या थॉट है, वो कन्वे नहीं किया जा रहा है। तो सेंटेंसेस के थ्रू एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट कन्वे किया जाता है। अब सेंटेंसेस के अंदर जो हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं उनको बड़े ध्यान से यूज करना है, क्योंकि हम किसी भी लेटर को कैपिटल नहीं कर सकते, अदरवाइज जो आप जो कन्वे कर रहे हो मैसेज, उसकी जो रीडेबिलिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, राइट। तो हमें कौन से लेटर को कैपिटल करना है, कौन सा नहीं, उसको समझने के लिए वी यूज दिस टिन्स शॉर्टकट। टिन्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर कौन से लेटर को कैपिटल करना है। तो
टिन्स में टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, यानी आप अपने मैसेज के अंदर जितने भी टाइटल्स यूज करो, टाइटल्स क्या है, नाम से पहले डॉक्टर, मिस्टर, मिसिस, ये सब जो हम लगाते हैं, दीज आर टाइटल्स। इन टाइटल्स का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आपको यूज करना है, राइट। नेक्स्ट इज आई। आई मीन्स जितने भी सेंटेंसेस में आप आई यूज कर रहे हो वो सभी कैपिटल होंगे, वो चाहे सेंटेंसेस के किसी भी पार्ट में यूज हुए हो। N stands for names, which means the names of place, people, days, months. इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, यहाँ पर सुरेश एक पर्सन का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है, एंड जो प्लेस है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको भी कैपिटल किया है। तो ये सेंटेंसेस में किसी भी प्लेस पे होकर हो, बट इनका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको हमेशा कैपिटल यूज करना चाहिए। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो जो फर्स्ट लेटर है आपके सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल होगा, राइट। सो दीज आर सम रूल्स जो कैपिटल लेटर यूज करते समय आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज अ पंक्चुएशन मार्क्स, लाइक फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, ये जो सिंबल्स है आप यूज करते हो, इन सिंबल्स को भी बड़े ध्यान से यूज करना है, अदरवाइज आपके जो मैसेज है वो इतना क्लियर नहीं होगा। सो लेट्स सी कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज फुल स्टॉप। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंटेंस जब खत्म होता है तब हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, और इस फुल स्टॉप को आप कोई लॉन्ग वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक जैसे प्रोफेसर को यहाँ पर शॉर्ट में प्रोफ किया हुआ है तो फुल स्टॉप लगाया हुआ है लास्ट में, राइट। नेक्स्ट इज कोमा। तो कोमा पोज देने के लिए यूज होता है, तो जहां पर भी सेंटेंस में पोज दिखाना हो आपको वहां पर आप कोमा यूज कर सकते हो। और मोर देन वन आइटम्स के बारे में अगर बता रहे हो तो उन सभी आइटम्स को कोमा से सेपरेट कर सकते हो। थर्ड वन इज अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है राइटिंग स्किल्स के थ्रू तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है, राइट। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी, इसको यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। लाइक यू कैन सी हियर दैट इज शोभाज कैट, तो ये कैट किसकी है, शोभा की है, तो उसको दिखाने के लिए आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हो। और इसको हम शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं। लाइक इज नॉट को शॉर्ट करके इजंट किया हुआ है, जो कि हम इनफॉर्मली यूज करते हैं लैंग्वेज में बोलते समय, तो आप उनको लिखते समय भी यूज कर सकते हो यूजिंग दिस अपोस्ट्रोफी। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हम सेंटेंसेस के थ्रू अपनी मैसेज को, अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। नाउ रिटन कम्युनिकेशन में सेंटेंसेस के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को एक नाम दिया गया है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब्स। तो इफ यू सी दिस सेंटेंस, कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, तो इसमें ये जो फर्स्ट वर्ड है कविता, ये एक नाउन है। तो नाउन हमें कैसे पता चलता है कि कौन से वर्ड नाउन होते हैं, तो सेंटेंसेस में जो भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग यूज होते हैं उन सबको हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर कविता एक नाउन है, और देखा जाए बुक ये भी एक थिंग है, तो इसलिए ये भी एक नाउन है। एंड ऐसे ही बुक है, ये भी एक नाउन है, राइट। बट अगर आप यहाँ पर शी देखो तो ये एक पर्सन के लिए यूज हुआ है, बट ये नाउन नहीं है। जो नाउन की जगह पे वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये शी कविता के लिए यूज हुआ है, तो दैट्स व्हाई शी एक प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की कुछ क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये बुक एक नाउन है और इस बुक के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो बुक है ये क्या है, ये बेस्ट सेलिंग बुक है, राइट। तो इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि बुक बेस्ट सेलिंग है। तो बेस्ट सेलिंग क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव। और वर्ब्स जो एक्शन को बताते हैं, तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। इफ यू सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर बाय का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो बोट क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब्स क्या होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। एंड ऐसे सेकंड सेंटेंस में जो रीड है ये एक्शन है, पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो ये भी एक वर्ब है। और एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखें, शी क्विकली रीड द बुक, उसने कैसे बुक पढ़ी, क्विकली, तो यहाँ पर जो क्विकली है ये क्या है, आपका एडवर्ब है।
तो ये मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो आप इनको पढ़ सकते हो। नाउ इन मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। लाइक इफ यू सी इन दिस सेंटेंस, तो जो अभी हमने मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे उनको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर श्याम, टीम ये नाउन है, मैच भी एक नाउन है, राइट। एंड वोन की बात करें, दिस इज वर्ब। एंड एक्साइटिंग क्या होगा, तो एक्साइटिंग किसके बारे में बताया जा रहा है, मैच के बारे में। मैच कैसा था, एक्साइटिंग, सो दिस इज एडजेक्टिव, राइट। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे, यस्टरडे किसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वोन के बारे में बताया जा रहा है कि मैच को कब जीता गया, कल जीता गया। तो यहाँ पर यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है, राइट। सो ये मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अभी हमने पढ़े। बट व्हाट अबाउट दिस वर्ड्स एंड, द और हुर्रे, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं हमारे पास, लाइक आर्टिकल्स ए, एन एंड द। तो यहाँ पर ये जो द है ये आर्टिकल है, राइट। तो 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। इसमें एन एंड ए यूज होता है वन को डिनोट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं या कितने पर्सन्स की बात की जा रही है। यानी सिंगुलर को डिनोट करने के लिए हम एन एंड ए का यूज करते हैं, जिसमें एन यूज करते हैं वोवल साउंड के साथ। लाइक अगर हम एग की बात करें तो एग, अगर वन एग को डिनोट करना है वी यूज एन, क्योंकि यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, यानी वोवल्स की। वी नो दैट ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वोवल्स होते हैं, इनसे पहले एन लगता है। एंड ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, लाइक अ पेन, राइट, अ बैग। तो जहां पर प, ब यानी जो कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी उससे पहले ए लगेगा और जो वोवल की साउंड आएगी उससे पहले एन लगेगा। तो ये बेसिक ग्रामर है, सभी बच्चों को इसकी नॉलेज है। आप चाहो तो वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। एंड थर्ड आर्टिकल इज द, जो हम स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताने के लिए द का यूज करते हैं, लाइक द ताजमहल। तो वी नो दैट कि ताजमहल एक यूनिवर्सल चीज है, उसके बारे में बता रहे हैं। या फिर यहाँ पर अगर आप देखो एक्साइटिंग मैच, हम एक पर्टिकुलर मैच की बात करें, स्पेसिफिक मैच की बात करें, तो उससे पहले हमने द लगाया है, राइट। तो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है कंजक्शन, जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है, या फिर 2 फ्रेजेस को या फिर 2 नाउन को भी ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, श्याम एक नाउन है, टीम भी एक नाउन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड का यूज किया है, राइट। तो एंड, बट, बिकॉज ये सारे कंजक्शन वर्ड्स हैं। नाउ थर्ड वन इज अ प्रीपोजिशन। इसका यूज हम 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। नाउ प्रीपोजिशन को कंजक्शन में से कंफ्यूज मत करना। कंजक्शन में हम 2 नाउन्स को या फिर 2 सेंटेंसेस को, मीनिंगफुल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट प्रीपोजिशन के केस में जब आप ज्वाइन करोगे तो वेयर, व्हेन एंड हाउ इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दोगे। लाइक इफ आई से द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ पर है, तो यहाँ पर वेयर क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ पर है, तो ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। इसी तरीके से लाइक द कैट इज अंडर द टेबल, सो कैट कहाँ पर है, अंडर। तो यहाँ पर ये जो अंडर वर्ड होगा ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, राइट। सो प्रीपोजिशन 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, और उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन जैसे वेयर, व्हेन एंड हाउ इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरजेक्शंस, जिसका हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक आप बहुत खुश हो या बहुत गुस्सा आ रहा है या सरप्राइज हो। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनके एंड में आप देखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, ये जो हुर्रे है इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, यानी कोई ना कोई इमोशन है जो इन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है, राइट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। Now the session 7 is about writing skills again. Now इस सेशन में हम sentences के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी हम sentences लिखते हैं, हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। Like if you see in this sentence, Sonia drives a car, यहाँ पर ड्राइविंग का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। And if I say he is reading some book, तो यहाँ पर रीडिंग का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो हर सेंटेंसेस के थ्रू हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 3 चीजें होती हैं, एक तो कि कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, एक होता है कि एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है। तो इफ यू सी यहाँ पर सोनिया इस एक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो ये जो सोनिया है दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, यानी जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है
उस पार्ट को सेंटेंस के हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। और जिन वर्ड्स के थ्रू एक्शन का पता चल रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। और एक्शन का प्रभाव किसी न किसी पर पड़ता है, तो जिन ग्रुप ऑफ वर्ड से ये पता चलता है कि इन पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, इन पर एक्शन का अफेक्ट पड़ रहा है, ये एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखा जाए एक सेंटेंस में ये 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। सो इफ यू सी मोर एग्जांपल्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें इन सभी सेंटेंसेस में ही, शी, द डॉग, ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट है। और एक्शन की बात करें तो स्वैम, रोड, थ्रू, चेस्ड, ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं जिनसे एक्शन का पता चल रहा है। और इन सभी एक्शंस को रिसीव कौन कर रहा है, दैट आर ऑब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में द लेक ऑब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस में द बाइसाइकिल एंड द बॉल एंड द कैट, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड एक सेंटेंस में वर्ब होती है, यानी क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, सब्जेक्ट कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट कौन एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है, लाइक इफ यू सी इन दिस सेंटेंस शी बॉट अ साइकिल, तो उसने एक्शन कौन सा परफॉर्म किया, बाय का, तो वो बाय का एक्शन डायरेक्टली रिसीव कौन कर रहा है, यानी किस पर उस एक्शन का डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है, बाइसाइकिल का, राइट। तो यहाँ पर बाइसाइकिल क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट इफ यू सी दिस सेंटेंस, शी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर हर सन, तो यहाँ पर बाइसाइकिल तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट वो बाइसाइकिल किसके लिए खरीदी जा रही है, इनडायरेक्टली सन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो सन इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये सभी सेंटेंस हैं, अगर इन सब में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो रवि रिपेयर्ड हिज कार, तो क्या रिपेयर किया जा रहा है, कार। सेकंड सेंटेंस में क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल। और पेरेंट्स ने क्या भेजा है, पोस्ट कार्ड। तो इफ यू सी जो व्हाट के क्वेश्चंस हैं वो आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं, राइट। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट ये पोस्ट कार्ड किसके लिए भेजा जा रहा है, हिम के लिए, तो यहाँ पर हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सो हिम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। सो किसको भेजा जा रहा है, हिम को। एंड लास्ट सेंटेंस में ही बोर्ड हिज डॉटर अ कंप्यूटर, तो बोर्ड यानी बाय का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो क्या खरीदा गया है यहाँ पर, कंप्यूटर। तो आप देखोगे जितने भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उसमें वर्ड का क्वेश्चन आएगा कि क्या खरीदा जा रहा है, क्या रिपेयर किया जा रहा है, क्या खेला जा रहा है, राइट, क्या सेंड किया जा रहा है। तो वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या खरीदा जा रहा है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके लिए खरीदा जा रहा है, डॉटर के लिए, तो यहाँ पर डॉटर क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। बट जब हम इसका अपोजिट कर दें, यानी जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करे और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करे, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप का सेंटेंस बनेगा, अ बुक इज बीइंग रेड बाय राधा। तो यहाँ पर ये जो बुक है ये सब्जेक्ट है, अब बट ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये रीडिंग का एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि रिसीव कर रहा है, बुक को पढ़ा जा रहा है। और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो इस टाइप के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। सो आई थिंक एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस के बारे में भी आपको पता होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं। सो कुछ सेंटेंस आप नीचे भी देख सकते हो, जैसे अली चेंज द फ्लैट टायर, तो फ्लैट टायर इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब इस फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय अली, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस है। नाउ हम सेंटेंसेस के टाइप्स देखते हैं। सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक वी हैव अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहां पर हम सिंपल कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फैक्ट या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, लाइक ब्लू इज माय फेवरेट कलर, तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, लाइक इज इट रेनिंग। वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें इमोशंस फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं।
एंड लास्ट वन इज द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जब हम कोई ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, राइट, तो इन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव कहते हैं. लाइक यू कैन सी हियर, प्लीज लोअर योर वॉइस. सो दिस इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है. This is all about the communication skills chapter. If you like the video, hit the like button. In the next video, I will come up with some new topic.